नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार जीतने के बाद मोदी और शाह आगे क्या करने जा रहे हैं, उनका अगला टारगेट क्या है, उनका आगे का ऑब्जेक्टिव क्या है, फोकस कहां कर रहे हैं? क्या बिहार की तरह वो अब बंगाल भी जीत लेंगे? क्या ममता का किला आखिरकार ढा देंगे मोदी और शाह, या ममता बनर्जी में अभी भी दम है? और सवाल यह भी है कि जिस तरह से 2024 में पिछले बरस लोकसभा में मोदी जी झटका खा गए थे, बैसाखियों पर आ गए थे, उनकी बीजेपी 240 पर सिमट गई थी, क्या उस शिकस्त के बाद, उस झटके के बाद मोदी और शाह ने इलेक्शन जीतने का कोई नया डिजाइन तैयार किया है? एक ऐसा डिजाइन जहां मोदी को अब शिकस्त देना, पराजित करना सबके बस की बात नहीं है। और सवाल यह भी है कि मोदी का असली इम्तिहान ना दिल्ली में था, ना बिहार में है, ना बंगाल में। मोदी की असली परीक्षा, अग्नि परीक्षा उत्तर प्रदेश में। और आप कह सकते हैं कि यूपी ही देश का फाइनल है, क्योंकि यूपी की हार और जीत देश की राजनीति की दिशा बदलने जा रही है। परमानेंटली तो नहीं, लेकिन एक बहुत वक्त के लिए यूपी जो जीतेगा वो देश की राजनीति बदलेगा। और यूपी का चुनाव 1.25 साल बाद ही शुरू हो रहा है। अब देश की राजनीति को लेकर ऐसे कई अहम सवाल आज मैंने योगेंद्र यादव से किए, और यकीन मानिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उनके जवाब की हर लाइन में जबरदस्त एनालिसिस, ऐसी एनालिसिस जो आज ना आप अखबार में पढ़ेंगे, ना आप न्यूज़ चैनल्स में देखेंगे। गहराई के साथ बेहद सटीक और बोल्ड एनालिसिस थी उनकी। और सच ये भी है कि पिछले 40-50 वर्षों से इलेक्शन दर इलेक्शन योगेंद्र यादव कवर कर रहे हैं, फील्ड में जाकर कवर कर रहे हैं। और आज की तारीख में उन जैसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट या इलेक्शन में इंसाइट रखने वाला शायद गिनती के 3 या 4 ही लोग होंगे। योगेंद्र जी से आज मैंने ये भी पूछा कि आप तो नीतीश कुमार को 70 के दशक से जानते हैं, ये बताइए कि अब नीतीश कुमार का भविष्य क्या है? और जेडीयू, उनकी जो पार्टी है जेडीयू, उसका आगे अब क्या होने जा रहा है? और इस पर योगेंद्र यादव जी ने कहा कि दीपक जी, एक चीज याद रखिएगा कि बीजेपी जिसको कस कर गले लगा ले, उसका अंत होना तय है। और ये देर सबेर जनता दल यूनाइटेड नामक जो प्राणी है, उसका बीजेपी में विलय अवश्यंभावी है। इससे तो उसको जो शिवसेना के साथ हुआ, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ होना अवश्यंभावी है। केवल प्रश्न ये है कि क्या शिवसेना स्टाइल में होगा, यानी कि 2 धड़े बन जाएंगे, एक बीजेपी के साथ दूसरा बाहर, या कि पूरे के पूरे जेडीयू को ही बीजेपी अपने अंदर ले लेगी। अब दोस्तों, मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बहुत ज़्यादा मैं खुद बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस इंटरव्यू को आप बहुत पेशेंस के साथ सुनिएगा और एक एक लाइन पर जोर दीजिएगा, क्योंकि हर लाइन में कोई ना कोई अर्थ छुपा हुआ है। अगर देश के भविष्य को लेकर वाकई मन में चिंता है, संशय है, या आप सोचते हैं कि क्या होगा आगे, तो इस इंटरव्यू को ना सिर्फ देखिए, दूसरों को भी रिकमेंड करिए। और पहला सवाल मेरा योगेंद्र जी ये है कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अब चंद महीनों के मेहमान हैं, और अमित शाह को अब टाइम तय करना है कि उन्हें बिहार का सारा कंट्रोल कब लेना है? वैसे गृह मंत्रालय वो छीन चुके हैं, उन्हीं की चल रही है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बिहार जो है पूरी तौर पे बीजेपी के हाथ में जा रहा है। और वैसे भी जेडीयू के 2 खास लोग, लल्लन सिंह और संजय झा, वैसे भी अमित शाह की गोद में ही बैठे हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार का ये एंड ऑफ द इनिंग्स है, पारी एक तरह से समाप्त हो रही है, या पारी समाप्त कर दी जाएगी? पहले नीतीश जी का सवाल है। देखिए जी, इसके बारे में तो किसी को कोई संदेह हो ही नहीं सकता कि एक बीजेपी सवाल ने मैं अपने थोड़ा सा आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं करता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे पूछ लेना चाहिए। नीतीश कुमार का पहली बार नाम आपने कब सुना? कब आप नीतीश कुमार को कब से जानते हैं, एक विश्लेषक के तौर पर? दरअसल ये मैंने नीतीश कहा कुमार इससे मेरे पहले कि आप गुरु भाई जी, हैं। ओ मेरे गुरु भाई हैं नीतीश कुमार। गुरु भाई इस लिहाज से हैं कि मेरे गुरु थे किशन पटनायक। किशन पटनायक को नीतीश कुमार भी अपना गुरु बताते हैं। ओके, इस लिहाज से कि
सन 1977 के बाद जब बिहार में 74 आंदोलन के बाद से बिहार में नई पीढ़ी आई, किशन पटनायक उस नई पीढ़ी को एक वैचारिक दिशा देने वाले नेता बने। और उस जमाने में वो पटना से एक पत्रिका निकाला करते थे। नीतीश कुमार उन नौजवानों में से थे जो किशन पटनायक के इर्द गिर्द हुआ करते थे। ओके, लेकिन स्मृति के अब साथ आपको क्या इतना लग रहा बड़ा है कि अन्याय किया। पारी समाप्त करने जा रहे हैं अमित शाह उनकी? देखिए, उनकी पारी पहले समाप्त हो सकती थी, लेकिन बीजेपी को ये एहसास हुआ, बीजेपी का जो और कुछ भी हो, ये बेवकूफ लोग नहीं है, अपने मूल्यांकन में बहुत सटीक है। बीजेपी को ये एहसास हुआ कि ये चुनाव जीतने के लिए उन्हें नीतीश कुमार की बैसाखी की नहीं, नीतीश कुमार के मुखौटे की जरूरत है। नीतीश ओके। कुमार अब भी एक ऐसा चेहरा है जो कि बिहार में सर्वमान्य था, बीजेपी से कहीं ज्यादा मान्य है। और याद रखिए कि बीजेपी ने जिस तरह का एक अगड़े समाज का वर्चस्व बनाया है बिहार में, उसे बनाए रखने का काम कोई पिछड़ा ही कर सकता है। ये देखिए, ये एक जी। राजनीति का नियम होता है। जब आपने इस तरह के काम करने होते हैं तो हमेशा उसी वर्ग के एक प्रतिनिधि को आप सामने रख के वो काम करते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार अनिवार्य थे, अनिवार्य है, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ये चुनाव उनके बिना जीत सकती थी। इसका मामला उनकी सांगठनिक क्षमता का नहीं है। उनका संगठन, जैसा आपने शुरू में अपने इशारा किया, उनके संगठन में ऑलरेडी बीजेपी के प्रमुख लोग की पोजीशंस पे आ चुके हैं। और ये देर सवेर जनता दल यूनाइटेड नामक जो प्राणी है, उसका ओके। बीजेपी में विलय अवश्यम भावी है। ओह। इससे तो उसको जो जो शिवसेना के साथ हुआ, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ होना अवश्यम भावी है। केवल प्रश्न मतलब ये है कि क्या शिवसेना स्टाइल में होगा, यानी कि दो धड़े बन जाएंगे, एक बीजेपी के साथ दूसरा बाहर, या कि पूरे के पूरे जेडीयू को ही बीजेपी अपने अंदर ले लेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल के ही रहेगी, इसका अंत यही होना है? ये कोई विशेष बात इसमें नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने सदैव अपने एलाइज के साथ ये किया है। सिर्फ शिवसेना के साथ ही नहीं है, आप जहां पे भी देख लीजिए। गोवा में एक महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी हुआ करती थी, राजस्थान के अंदर जनता दल हुआ करता था, जिसके आधार पे पूरे पूर्वी राजस्थान में बीजेपी आई। जहां बीजेपी चुनाव नहीं लड़ा करती थी 1990 तक, जी। वहां पे जनता दल के सहारे आई। अंततः जनता दल बीजेपी के, उन्होंने उसको ले लिया अपने। तो बीजेपी का पूरा इतिहास ये रहा है कि बीजेपी ने जिसको कस के आलिंगन किया है, समझिए उसका अंत समय नजदीक है। अकाली तो दल ये दल तो का जो होगा ही। पंजाब में हो गया। जी। जो तो अंततः ये तो होना ही है। इस सब में बाधा है नीतीश कुमार। चूंकि उनका रहना, उनका चेहरा, उन्हें मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करना आज बीजेपी की मजबूरी है, और बीजेपी अपनी मजबूरी को समझती है। बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे वो महाराष्ट्र, बिहार का देवेंद्र फडणवीस बना सके। बीजेपी के पास वो चेहरा नहीं है। तो जब तक नीतीश कुमार सक्रिय हैं, तब तक उनका मुखौटा बनाए रखने में बीजेपी को भी ऐतराज नहीं है। क्योंकि अब जो नया अरेंजमेंट हुआ है, उसमें लगभग स्पष्ट है कि सरकार बीजेपी चलाएगी, चेहरा नीतीश कुमार का होगा। बीच जी। बीच में नीतीश कुमार कुछ अपनी चीजें कहेंगे, उनको बीजेपी स्वीकार कर लेगी। बहुत ज्यादा किया तो फिर जी। हो सकता है खटपट भी हो सकती है। और एक पॉलिटिक्स में एक चीज होती है जिसको कहते हैं किकिंग अप। आप किसी को बाहर नहीं निकालते, उसको सम्मानीय तरीके से और ऊंचे पद पर बैठा देते हैं ताकि उससे छुटकारा मिल जाए। तो ये भी एक ओके। तरीका हो सकता है। योगेश जी, ये तो आपने बताया कि जेडीयू को कहीं ना कहीं बीजेपी, अमित शाह, मोदी निगल जाएंगे। टाइमिंग उन्हीं को तय करनी है और नीतीश कुमार कितने सक्रिय रहते हैं वो डिसाइड है, लेकिन अल्टीमेटली जेडीयू का आप कह सकते हैं द एंड होना ही है। बिहार जीतने के बाद और इतनी मैसिव मेजॉरिटी से जीतने के पास क्या कारण थे, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन मैं, क्योंकि दोस्तों के बहुत से इस तरह के मैसेजेस आए कि बिहार के बाद क्या अब बंगाल भी मोदी और शाह बाय हुक और बाय क्रुक जीतना चाहते हैं और क्या जीत लेंगे? क्या आपको लगता है कि अगली लड़ाई जो है, जो बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान की है, वो बंगाल में होनी, द बैटल ऑफ बंगाल, बंगाल का युद्ध कितना बड़ा है? इसमें कोई शक नहीं है। आप लड़ाई कह सकते हैं या आप इसे चढ़ाई कह सकते हैं। ओ। पुराने जमाने में राजा लोग चढ़ाई किया करते थे ना, चढ़ाई। अब फला जी। किले पर चढ़ाई होगी। ये अब बंगाल पर चढ़ाई होने वाली है। दोनों तीनों चीजें हैं। बीजेपी डेस्परेट है पंजाब, बंगाल जीतने के लिए। जो लास्ट फ्रंटियर कहा जाता है ना,
एक जी मायने में बंगाल बीजेपी के लिए लास्ट फ्रंटियर है। आप कहेंगे तमिलनाडु होगा, केरला होगा, वो बात सच है, लेकिन जी। बंगाल पे बीजेपी को लगता है कि इस पर हमारा हक है, और वो केवल श्यामा ओके। प्रसाद मुखर्जी की वजह से नहीं। याद रखिए 1940 के दशक में इस देश में सांप्रदायिक हिंसा का सबसे बड़ा जो मैदान था वो बंगाल हुआ करता था। और हिंदू जहां मुस्लिम। जहां सांप्रदायिकता है, जहां हिंदू मुस्लिम हिंसा, हिंदू मुस्लिम हिंसा का जितना जितना विकृत स्वरूप 40 के दशक में कंसंट्रेशन। बंगाल में दिखाई दिया, 46 में जो हुआ, उसके बाद जो हुआ, जी चाहे कोलकाता में हुआ या नोआखली में हुआ, सब बहुत हृदय विदारक किस्म की चीजें थी। जी तो जिस जगह पे हिंदू मुस्लिम झगड़े का इतना इतना मतलब उर्वर जमीन हो, वहां बीजेपी अपना पौधा न लगा सके, तो ये उनके दिल को बहुत मतलब गहरे तौर पे सालता है। और हम्म। अंततः बीजेपी के लिए बंगाल पे कब्जा करना बेहद जरूरी है। तो मुझे कोई जी संदेह नहीं है कि जो चारों चुनाव आ रहे हैं, असम में तो उनको बचाना है सिर्फ, जी। तमिलनाडु में देखिए एकदम रातों रात डीएमके को डिस्प्लेस करना संभव नहीं है। तो बीजेपी का ज्यादा होगा कि डीएमके कमजोर का करेगी साइज घटे, स्टालिन को। थोड़ा सा अपना कन्याकुमारी के नजदीक, कोयम्बतूर के नजदीक दो एक सीट बीजेपी को आ जाए। केरला में ले दे के खेल ये है कि क्या बीजेपी पहला विधानसभा चुनाव जीत पाएगी, दूसरा जीत पाएगी या नहीं, मतलब इससे अधिक कोई खेल नहीं है, मामला तो एलडीएफ यूडीएफ का ही है। जी तो ले देकर अगला चुनाव बंगाल पर चढ़ाई है बीजेपी की तरफ से। जी। और वो चढ़ाई हर तरह के एक नंबर के काम से की जाएगी और हर तरह के दो नंबर के काम से की जाएगी। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और ये जो एसआईआर की सारी प्रक्रिया है, ये चुनाव के लिए मूलतः हाँ। बंगाल को माइंड में रख के बनाई गई। ये जो वोटर लिस्ट का चेंज वाला एसआईआर का सारा प्रोसेस है, उसका अगर कोई असली टारगेट था, और वो पहले दिन से मैं कह रहा था, असली टारगेट बंगाल है। योगेन जी, यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लेटेस्ट नक्शा देखें, अगर लेटेस्ट हिंदुस्तान का पॉलिटिकल मैप देखें, राजनीतिक मानचित्र देखें, तो असम मोदी के पास है, इधर बिहार मोदी के पास है, बिहार और असम के बीच में बंगाल, यानी सैंडविच सिचुएशन है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जीत भी सकती है? क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी को किनारे भी किया जा सकता है? क्योंकि बाकी जो लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस है, आप कह सकते हैं इंडिया कोलिशन जिसे कह लीजिए, भले वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो बहुत वीक है ना। लेफ्ट में उतनी ताकत है, कांग्रेस में तो बिल्कुल ही ताकत खत्म होती जा रही है। क्या ममता अकेले दम पर इस बार एक स्ट्रांग मोदी और शाह को, जो पूरी पावर ग्रैब करने के लिए, कब्जा करने के लिए डेस्परेट है, बेचैन है, बेताब है, क्या ममता बनर्जी किला बचा पाएंगी? एक मोटे तौर पे दोस्तों के लिए जानकारी। देखिए ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं है। हम कह लें नक्शे के लिहाज से कह लें, इस तरफ बिहार है, उस तरफ आसाम है, लेकिन सच बात यह है, ना बिहार की राजनीति का बंगाल पे कोई असर होता है, ना आसाम की राजनीति का बंगाल पे असर होता है। बंगाल की एक अपनी बहुत विशिष्ट राजनीति है, जिस राजनीति में ममता बनर्जी ने अपने लिए एक विशेष जगह बनाई। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतना प्रचार कर दिया था कि बस अब तो आ गए, अब तो हो गया। और उसके बाद जब से बीजेपी गिरी है, संभली नहीं। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव से बीजेपी को थोड़ा बेहतर ही करना चाहिए था, लोकसभा में बेहतर नहीं किया, दरअसल उससे कम हुआ। तो 2019 में जो बीजेपी की लोकसभा में परफॉर्मेंस थी और 2021 में जो विधानसभा में परफॉर्मेंस थी, दोनों की तुलना में बीजेपी नीचे गिरी। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही है जैसा कि बाकी राज्यों में है। जी ममता बनर्जी ने भी काफी कुछ सीखा है। ममता बनर्जी ने दो चीजें की हैं। एक तो उन्हें समझ आ गया कि सारा खेल ये है कि ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की जाएगी, और अंततः ले दे के खेल ये है कि बंगाल के सारे हिंदुओं को बिल्कुल हिंदू मुस्लिम का चुनाव कर दिया जाए। तो ममता बनर्जी ने अपनी बिल्कुल जो राजनीति का ढर्रा है, राजनीति का जो कायदा है, उसको देखते हुए उन्होंने भी जम के प्रो हिंदू दिखने वाले काम किए हैं। इधर ये मंदिर बनवा दिया, वो करवा दिया, भिड़ गई उड़ीसा वालों जी से जगन्नाथ टेम्पल के सवाल पे। तो मतलब एक हिंदू सिंबलिज्म के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। और दूसरा, उन्होंने महिलाओं को टारगेटेड बहुत अच्छी स्कीम्स की है बंगाल में, जिसका कौन असर सा? नीचे तक हुआ है, ममता बनर्जी ने किया है। तो और अभी आने वाले महीनों में ममता बनर्जी कुछ और भी कर सकती है। देखिए ममता बनर्जी उन सामान्य ऑपोजिशन की तरह नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि
कांग्रेस के काम में एक ढीलापन होता है, ममता बनर्जी के काम में ढीलापन नहीं। तो इसलिए ममता बनर्जी का एकदम मुकाबला करना आसान नहीं है। आपने कहा लेफ्ट का, लेफ्ट वहां है, अब बहुत छोटा हो गया है, और मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट ममता एनडीए। बनर्जी के साथ नहीं मिलने वाला है। लेफ्ट एक अपनी अलग जगह है। कई लोग कहते हैं कि वहां एक महागठबंधन हो जाना चाहिए, लेफ्ट को, कांग्रेस को, ममता बनर्जी को एक साथ आ जाना चाहिए। ना ये होगा, ना ये होना चाहिए। क्योंकि जी। अगर लेफ्ट का वोटर, अगर लेफ्ट टीएमसी के साथ आ गया, तो लेफ्ट का जो वोटर है वो पलट के बीजेपी की तरफ चला जाएगा, वो टीएमसी के साथ नहीं आएगा। क्योंकि वहां जी। जमीनी स्तर पे इतनी इतने टेंशन है, इतना हिंसा का इतिहास रहा है, इतनी दुश्मनियां हैं, कि वो देखते हुए लेफ्ट फ्रंट अगर टीएमसी के साथ ना आए तो वही श्रेयस्कर है। सवाल केवल जी। कांग्रेस का है कि क्या कांग्रेस टीएमसी के साथ आएगी। लेकिन आपका ये मानना है कि कांटे की टक्कर है बंगाल में, ये आप मानते हैं? जी बिल्कुल, मेरा। ये मानना कि अमित शाह ने तय कर लिया इसलिए बंगाल उनकी जेब में चला जाएगा, बाकी राज्यों के बारे में हो सकता है, लेकिन बंगाल में आसान आसान नहीं होगा। और मेरे नॉट को नॉट इजी। इसलिए डर भी है कि बंगाल में ये चुनाव काफी टकराव का चुनाव होगा। और जब मैं टकराव कह रहा हूं तो केवल राजनीतिक अर्थ में नहीं, जी। बंगाल का इतिहास है चुनाव में हिंसा का। जी। और ये चुनाव काफी हिंसक हो सकता है, ऐसी मेरी और आशंका है। वैसे भी जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ का जो पुलिस सिस्टम है, जो काडर है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार नहीं है, बिहार नहीं है, वो महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र में डबल इंजन था, हरियाणा में डबल इंजन था, दिल्ली में डबल इंजन था, एलजी उनका था, लेकिन बंगाल में डबल इंजन नहीं होगा। अब मैं जरा एक ऐसे सवाल पर आ रहा हूँ, कई दोस्तों ने पूछा कि भाई योगेंद्र जी से बात जरूर करिएगा, क्योंकि हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 2025 या 2024 का जब लोकसभा चुनाव में मोदी जी को झटका लगा, मोदी जी बैसाखियों पर आ गए, 400 की बात कर रहे थे, 240 पर आ गए, क्या उसके बाद अमित शाह में, मोदी में, इन सब में एक मंथन हुआ और एक नए तरीके का डिजाइन इन लोगों ने तैयार किया इलेक्शन जीतने का? क्योंकि हरियाणा में आप भी थे और मैं भी वहां रिपोर्टिंग कर रहा था, हरियाणा में ऐसा लग नहीं रहा था योगेंद्र जी कि कहीं से बीजेपी जीत भी सकती है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को हटा दिया, सारे गोदी मीडिया के जो सर्वेज आ रहे थे वो भी कांग्रेस को आगे कर रहे थे, लेकिन हरियाणा जीता। उसके बाद महाराष्ट्र में तो सारी हदें तोड़ दी, जहां ऐसा लग रहा था कि भाई शरद पवार और उद्धव ठाकरे को हराना नामुमकिन है, क्योंकि 5 महीने पहले मोदी जी को धूल चटा दी थी उन दोनों ने महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र भी साथ निकल गया और जितनी भी जीतें हुई, रिकॉर्ड जीत हुई है। क्या कुछ नया सिस्टम शाह साहब ने, जो कलयुग के चाणक्य कहे जाते हैं, कुछ नया सिस्टम बना लिया, कोई नया मंत्र मिल गया? ये हो क्या रहा है? आप सही कह रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, और कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी समझ के परे है। इसमें कुछ एक नंबर का मामला है, कुछ दो नंबर का मामला है। ओके। एक बात तो तय है कि बीजेपी ने अपनी 2024 की हार से सबक सीखे हैं, जो शायद आप विपक्ष के बारे में नहीं कह सकते। बीजेपी ने सीखी, बीजेपी ने कई चीजें की हैं। अभी पहले में एक नंबर की चीजें जो हमें दिखती हैं, फिर दो जी। नंबर की चीजों पे आऊंगा। दो नंबर में भी दिखने वाली हैं और अदृश्य हैं, दोनों है। जी। एक नंबर की चीज में बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनेजमेंट को पहले से ज्यादा मजबूत किया है। आरएसएस की जो कुछ नाराजगी कुछ जगहों पे थी, उसके बारे में इन्होंने एक सेटिंग की है आरएसएस से दोबारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश वगैरह में जो नुकसान हुआ उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था इस चीज का। नंबर दो, बीजेपी इस देश के इलेक्टोरल आर्किटेक्चर को अब बदल रही है। ये जो हमें आपको तीन अलग अलग टुकड़े दिखाई देते हैं, तीन अलग अलग घटनाएं दिखाई देती हैं, एसआईआर, वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन, ये तीन अलग जी। अलग चीज, तीनों अभी हुई नहीं है, लेकिन इन तीनों को आप जोड़ के देखिए दीपक भाई, ये चुनाव का देश, काल और पात्र तीनों को परमानेंटली बीजेपी के पक्ष में करने के डिजाइन है। देश जी। मतलब डिलिमिटेशन के जरिए ऐसा होगा कि जिन राज्यों में बीजेपी को वोट कम मिलता है उनकी सीटें ही कम हो जाएंगी, टंटाई खत्म। जी। एक मिनट एसआईआर दोस्तों, के ये जो जरिए पात्र बदला। योगेन जी, जी, एक मिनट, ये योगेन जी दोस्तों जो डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, ये सीटों के बंटवारे की बात कर रहे हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से सीटें कम और बढ़ाई जा सकती हैं, घटाई जा सकती हैं, सीटों का जो क्षेत्रफल है बदला जा सकता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, डिलिमिटेशन। जी सर, आगे। जी, 2026 में वो होना तय है। और 2026 में किस राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी,
इसका अनुपात बदला जा सकता है। और अगर बीजेपी ने वो कर दिया तो केरला की सीट 8 कम हो जाएंगी, तमिलनाडु की सीट 8 कम हो जाएंगी, आंध्रा और तेलंगाना की 5 सीट कम हो जाएंगी, ओके। उड़ीसा की कम होंगी, बंगाल की कम होंगी, पंजाब की कम, और बढ़ेगी किसकी? उन सब इलाकों की जहां बीजेपी को वोट अच्छा मिलता है। तो पहला डिलिमिटेशन है। दूसरा, ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? ये चुनाव का कैलेंडर, उसका काल ऐसा बदलने के तरीका है जिससे चुनाव को मैनेज करने का झंझट आपको 5 साल में केवल एक बार करना पड़ेगा। ये हर 6 महीने बाद अब बिहार आ गया, फिर अब बंगाल आ गया, अब यूपी आएगा, ये झंझट खत्म हो जाएगा। 5 साल में एक बार आप कुछ बड़ा कर दीजिए और एक झटके में पूरे देश को आपने मैनेज कर लिया, फिर 5.25 साल तक आराम से सरकार चलाइए, वो है। और ये जो एसआईआर है, ये पात्र को सीधा करने की कोशिश है कि ऐसे लोग जो कि ले दे के फिर भी बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, उनकी संख्या ही कम क्यों ना कर दी जाए। तो ये देखिए, ओके। ये एक नंबर के डिजाइन है जो कि बीजेपी कर रही है। ये देश, काल और पात्र तीनों को बदलने का एक प्रयास है जिससे कि चुनाव हो भी, फेयर दिखे भी, और उसका परिणाम बीजेपी के पक्ष में भी जाए। ये तीनों चीजें अभी हुई नहीं है पूरी तरह से, लेकिन ये लॉन्ग ठीक टर्म है। डिजाइन है। मैं आपको आपने बता कहा रहा था एक कि एक एक नया, नंबर एक की चीजें क्या आर्किटेक्ट, कर रही नया एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है जी। एग्जैक्टली। तो ये एक नंबर की चीजें हैं। ठीक। 2 नंबर में क्या हो रहा है? 2 नंबर में कुछ चीजें हैं जो दृश्य है, कुछ चीजें हैं जो अदृश्य है। दृश्य क्या है? वोटर लिस्ट में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है। हमने ये महाराष्ट्र के केस में देखा, हमने हरियाणा के केस में देखा, अभी और बिहार में तो एसआईआर के जरिए हुआ ही है। तो हर जगह वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव। और मैं आपको पहले से बता सकता हूं दीपक भाई, इस सवाल पे सबसे बड़ा घमासान यहाँ पे बंगाल में होने वाला है। आप देखते जाइए आने वाले कुछ दिनों में एसआईआर को लेके जिस तरह का घमासान होगा, क्योंकि अंततः बीजेपी चाहती है कि एसआईआर का ना के बहाने बंगाल के कोई 50 लाख या 1 करोड़ के करीब वोट काट दिए जी। जाएं। और किनके काटे जाएंगे, इसमें आपको और मुझे कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वो खेल, चूंकि अब ममता बनर्जी के पास लोकल ब्यूरोक्रेसी है और उसके जी। पास लोकल काडर भी है, तो वो उसका विरोध करेंगी। तो वहां पे होने वाला है। तो एक तो ये 2 नंबर का खेल ये है। दूसरे कुछ 2 नंबर के खेल हैं जो मुझे अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आ रहे, संदेह जैसे? होता है। लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूं जो केवल संदेह के आधार पे बोले। पहला तो ये कि ये जो टर्नआउट अचानक बढ़ता है, मैं इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि टर्नआउट की अंतिम घोषणा शाम 6 बजे नहीं हो सकती है, रात 11 बजे ही आपको पता लगता है। मतलब लेकिन अचानक रात जो शाम ग्यारह को बजे वोटर के बढ़ बाद जाते भी, हैं। जी शाम को और खास तौर पे देर रात के बाद जो वोटर बढ़ते हैं और आखिरी 1 घंटे के अंदर कुछ होता है, ये मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। दूसरी एक चीज और है जिसको बहुत कम लोगों ने अभी नोटिस किया है। आप जरा ध्यान से आंकड़े देखिए। अन्य को जो वोट मिलते हैं, आपने देखा होगा कई चुनाव में विपक्ष का वोट नहीं घटता है, बीजेपी का वोट एकदम बढ़ जाता है। वो कहां से आता है? अन्य जो लोग हैं इनका अदर्स वोट जी। एकदम गायब हो जाता है। अदर्स, छोटे इंडिपेंडेंट, छोटी छोटी पार्टियां। अभी कल परसों किसी ने कहा कि, किसी पत्रकार ने कहा कि अरे मेरे भाई ने प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट डाला था और उस बूथ में उस पार्टी का एक भी वोट नहीं निकला। ऐसी शिकायतें आपको बहुत मिलेंगी। कुछ हो रहा है, कुछ जादू है जिससे कि जो बाकी लोग, अगर विपक्ष का वोट कटता है उसको देखा जाएगा, उस पर हल्ला होगा। लेकिन किसी छोटी सी पार्टी को जिसे पहले 5,000 वोट आता था उसको इस बार 500 आ गया तो कोई देखेगा भी नहीं उस चीज को। कुछ वहां हो रहा है जो कि विचित्र है। अभी मैं केवल विचित्र कहूंगा। अभी मैं इसके बारे में कुछ और कहने से रुकूंगा, जी। क्योंकि इसके बारे में जब तक प्रमाण ना हो, और यही मेरी कई मित्रों से इस पे डिफरेंसेस रहा है कि मेरे मित्र समझते हैं कि जो शंका हो उसके बारे में कहना चाहिए। मैं कहता हूं शंका को हम रखें, लेकिन हम प्रमाण जुटाने की कोशिश करें, क्योंकि इतना संगीन मामला है कि इसमें प्रमाण के बगैर बोलना नहीं चाहिए। तो कुल मिला के मोटी बात मैं ये कहूंगा कि बीजेपी ने 1 नंबर के बहुत काम किए हैं और 2 नंबर का भी कुछ ऐसा किया है जो हमारी पूरी पकड़ में नहीं है। नहीं आपने है। महाराष्ट्र का जिक्र किया। महाराष्ट्र अभूतपूर्व अद्भुत चुनाव है। किसी भी तरीके से ये मैं नहीं बता सकता कि वो चुनाव जहां की अभी 6 महीने पहले बीजेपी पिटी थी, वोटों में बहुत पीछे नहीं थी, सीटों में पिटी थी, और वो विधानसभा चुनाव में 14% आगे हो जाती है।
सीटों को भूल जाइए, मैं सीटें बहुत कम देखता हूँ, वोट जी देखता रहता हूँ खाली। वोट पे जी 14% आगे हो जाए, ये अभूतपूर्व है। इसका मुझे कोई आज तक कारण नहीं मिला। और सच ये भी बात दर्ज करूं कि मध्य प्रदेश में 2023 में जो हुआ था वो भी मुझे आज तक समझ नहीं आया। समझ नहीं आया। वहां पे सड़क पे जो लोग कहते थे और जो परिणाम निकला, उसका संबंध क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया। बस इतना ही अभी कह सकते हैं। जी योगेंद्र जी को जहां शक होता है, जहां उनको संशय होता है और समझ नहीं आता है, तो समझ लीजिए कि कोई बड़ा घालमेल हो रहा है, वाकई हो रहा है, वो इशारा इसी तरफ कर रहे हैं। और जब एविडेंस आएगा तो उस दिन योगेंद्र जी को मैं जरूर अपने प्रोग्राम में बुलाऊंगा, और वो बोलते भी हैं, लेकिन बिना एविडेंस के नहीं बोलते। अब मैं थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। बस एक चीज मैं इसमें जोड़ दूं, देखिए, एविडेंस अब वोटर लिस्ट के बारे में आना शुरू हो गया है, इसलिए हम उस पर बोल रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो बस शाम 5 बजे के बाद जो होता है और ईवीएम पे, उस पे अभी मैं नहीं बोल रहा क्योंकि ठीक है। एविडेंस हाथ में नहीं। आप कह रहे हैं जैसे जैसे साक्ष्य आएगा, सबूत आएगा, आप खुलकर बोलेंगे। अभी आप सिर्फ शक जो है जता रहे हैं। मैं एक क्रिटिकल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि अगर हम 2024 का लोकसभा का इलेक्शन देखें, जो बहुत समय पहले की बात नहीं है, उसमें कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा किया, कांग्रेस के साथियों ने बहुत अच्छा किया, चाहे उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, या आप अखिलेश यादव को देखें। अखिलेश यादव की तो परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि बीजेपी के होश उड़ा दिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में। उधर हरियाणा में हमने देखा कि हुड्डा साहब ने भी 5-5 सीटों पे मुकाबला बराबर कर दिया हरियाणा में। सचिन पायलट, गहलोत ने राजस्थान में अच्छी परफॉर्मेंस दी जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो विपक्ष एक अच्छी बैटिंग कर रहा था, और ममता बनर्जी का भी अगर आप लें, स्टालिन का भी लें, सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। लेकिन फिर 5-6 महीने बाद योगेंद्र जी, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्ष में अब कोई ताकत ही नहीं रही है। जैसे कहीं ना कहीं वॉक ओवर हो रहा हो, जैसे कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं दिख रहा है। तो ये विपक्ष को क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मतलब आपने सब कुछ एक केक परोस के दे दिया अमित शाह के हाथ में। 2024 में जहां मतलब होश उड़ा दिए थे विपक्ष के, अब खुद होश उड़े हुए हैं। ऐसा क्या हो गया 6-7 महीने में? सही बात आप कह रहे हैं। और इस सवाल पे जरूर खुल के चर्चा होनी चाहिए। जी हाँ, इसीलिए मैंने क्योंकि कहा क्रिटिकल क्वेश्चन है। 2024 में जो विपक्ष को एडवांटेज मिला था वो केवल आंकड़ों का नहीं था। मतलब विपक्ष एक तरह से नैतिक रूप से उस चुनाव को जीत गया था और एक नैतिक हार हो गई थी। और मोदी जी के मतलब हवाइयां उड़ रही थी पहले दिन जब वो बोले थे, चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी, वो जी स्थिति। आप पहला लोकसभा का सत्र देखिए, विपक्ष किस तरह से हावी था पहले लोकसभा के सत्र में और किस तरह जी से बीजेपी पूरी तरह डिफेंसिव पे थी, वो सब था। लेकिन तब पे और अब के बीच में मैं एक तो दिक्कत ये हुई है कि विपक्ष को जो, जब आपको एक एडवांटेज होता है तो आपको उस एडवांटेज को प्रेस करना होता है, उस एडवांटेज को आगे ले जाना होता है, उस एडवांटेज को आप खाली बैठे देख नहीं सकते। मुझे लगता है कि विपक्ष ने 2024 के बाद का जो पहले 6 महीने का वक्त था, जबकि बहुत कुछ किया जाना चाहिए था जमीन पर, उसको करने में विपक्ष समर्थ नहीं हुआ। ये समय था कांग्रेस पार्टी के लिए अपने अपने भीतर बहुत कुछ बदलाव करने का, अपने काफी डेडवुड को अलग करने का, अपने एक तरीके, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता, राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस का लेवल कांग्रेस के अंदर बिल्कुल पराकाष्ठा पे था 2024 के बाद। वो समय था कांग्रेस पार्टी के भीतर बदलाव करने का, जो नहीं हुआ। ये समय था इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने का, जबकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन खुद ही अपने तीन पांचे के अंदर लगा रहा, अपनी खींचतान के अंदर लगा रहा। ये समय था महाराष्ट्र और हरियाणा में जम के चुनाव लड़ने का। ये बात जरूर है, हमने कहा ही कि जिस तरह से बीजेपी जीती है उसमें संदेह आपको भी है और मुझे भी। लेकिन साथ में ये भी दर्ज करना चाहिए कि हरियाणा के कांग्रेस उस वक्त, हरियाणा के चुनाव में हरियाणा की कांग्रेस में आंतरिक घमासान उतना ही था जितना कि वो बीजेपी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में खेल ये था कि चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का बनेगा कि एनसीपी का बनेगा और इनकी आपसी या खींचतान। उद्धव ठाकरे का तो बनेगा, एक उद्धव गठ ठाकरे हो होंगे। या उद्धव ठाकरे, मतलब आप एक गठबंधन, जो इतनी बड़ी उपलब्धि इस देश को हासिल हुई थी कि भाई एक इंडिया गठबंधन, और क्या सुंदर नाम है, ये गठबंधन हासिल हुआ है देश में, अब विपक्ष है, आगे बढ़ रहा है। तो उसका जो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था, उस साइकोलॉजिकल एडवांटेज को विपक्ष ने गंवा दिया।
और बीजेपी इन चीजों के बारे में बहुत शातिर है। बीजेपी ने उस एडवांट और हरियाणा और महाराष्ट्र आते आते बीजेपी ने आपको झारखंड का परिणाम भी भुला दिया। बीजेपी ने भुला दिया कि 2024 में कुछ हुआ भी था। और उसके बाद लगभग ऐसा हो गया, 2024 का अंत आते आते ऐसा लगा कि मानो 2024 में कोई लोकसभा चुनाव हुआ ही नहीं था। लगभग मामला जी। बराबर हो गया था। और अब बिहार के चुनाव करके ये हो गया कि भाई अब तो मोदी जी का डंका बज रहा है। अब देखिए हकीकत ये है दीपक भाई कि जमीनी हालात नहीं बदले। जिन चीजों की वजह से मोदी जी को 2024 में झटका लगा वो चीजें नहीं बदली, लेकिन परसेप्शन बदल गया, मीडिया की स्थिति बदल गई। और उसका जो एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन चुनाव है वो तो बिल्कुल एकदम बदल चुका है। तो इसलिए आज विपक्ष के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी की बेईमानी पे बात करने की नहीं, वो तो है, वो करनी है और करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग जिस तरह के काम कर रहा है आपको बोलना पड़ेगा कि भाई ये तो बिल्कुल अंपायर की खेल नहीं है। लेकिन साथ साथ में ये भी पूछना पड़ेगा कि क्या विपक्ष वो सब कर रहा है जो उसे करना चाहिए? क्या विपक्ष जमीन के उन मुद्दों को उठा रहा है? क्या विपक्ष इस देश की जनता को एक विपक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है? क्या विपक्ष ऐसे मुद्दों को, वोट चोरी के अलावा ऐसे कुछ मुद्दों को लेके आ रहा है जिससे साधारण जनता को महसूस होता है हाँ यार ये मेरी प्रॉब्लम है, इस देश का छोटा व्यापारी त्रस्त है, इस देश के किसान को अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, देश में आज भी जहां देखो नौकरी में घोटाले हो रहे हैं, बेरोजगारी का संकट है। ये चीजें विपक्ष जनता के सामने सड़क पर क्यों नहीं ला रहा? चुनाव में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, चुनाव आयोग को आप नहीं बदल सकते, समझ रहा है, देश की जनता समझ जाएगी देर सवेर की क्या खेल हो रहा है। लेकिन आप सड़क पे क्यों नहीं आ रहे? आप इन मुद्दों को कायदे से उठा क्यों नहीं पा रहे हैं? ये सवाल विपक्ष के सामने है। और एक बहुत बड़ा सवाल है बीजेपी का जो नैरेटिव है कि भाई हम हिंदुओं की पार्टी है, इस देश के 80% लोगों की पार्टी है, उनके तो घर के लोग हैं, जो बिल्कुल झूठ है। लेकिन उस झूठ पर प्रहार करने के लिए आपको अपना एक जो ओवरऑल नैरेटिव बनाना है वो भी नहीं है। तो बीजेपी गड़बड़ कर रही है, 2 नंबर के काम कर रही है, लेकिन 2 नंबर के साथ वो 1 नंबर का काम कर रही है। विपक्ष बीजेपी के 2 नंबर की शिकायत कर रहा है, लेकिन विपक्ष 1 नंबर का काम कर रहा है क्या? जी। आपको लगता है मेहनत की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, ऐसा लगता है? जैसे मैंने ये सवाल इसलिए मेहनत पूछा, के हेमंत जी सोरेन दिन रात एक कर देते हैं जब से जेल से बाहर आते हैं, सिंपैथी भी थी। और अकेले दम पर, थोड़ी बहुत कांग्रेस की मदद कह लीजिए, अकेले दम पर हेमंत सोरेन मोदी और शाह को उस झारखंड में हरा देते हैं जहां जेल भेजकर वहां के मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को, मोदी जो है झारखंड को लूटना चाहते थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने हरा दिया। लेकिन ये चीज हमने बिहार में होते हुए नहीं देखी। बिहार में अगर आप देखें तो झगड़े थे वहां पर महागठबंधन में। इस बात को स्वीकार करना होगा। और जब मैंने ये सब बातें कही तो हमारे कई मित्र नाराज भी हुए, दुखी भी हुए कि देखिए आपने तो खुद ही, मैंने कहा देखिए बिहार में सच बात ये है कि अगर बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो जाता, जो नहीं हुआ, तब भी वहां एनडीए आ गया, इसमें कोई संदेह नहीं। अब ये बात लोगों को, हमारे दोस्तों को पचती नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर आप किसी तरफ प्रतिबद्ध हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? और मैं बार बार कहता हूँ भैया, मैं लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध हूँ, राजनीति में प्रतिबद्ध हूँ और सच के साथ भी प्रतिबद्ध हूँ। और सच के साथ प्रतिबद्धता जो है वो कहती है कि बिहार में सच बात ये है कि विपक्ष ने वो नहीं किया जो वो कर सकते थे। जो चीजें उनको 2 साल पहले दिख जानी चाहिए थी, 1 साल पहले दिख जानी चाहिए थी, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद दिख जानी चाहिए थी, कि भाई सामान्य जनता जो अभी एनडीए जो है आपसे कहीं बड़ा कोalition है, एनडीए का सामाजिक समीकरण महागठबंधन से बहुत बड़ा है। और केवल यादव और मुसलमान का ध्रुवीकरण करके आप बिहार नहीं जीत सकते, क्योंकि जैसे ही आप यादव का ध्रुवीकरण करेंगे, सिर्फ फॉरवर्ड ही नहीं, ईबीसी के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका सहम बाकी अति जाएगा, पिछड़ा डर जातियां जो जाएगा, हैं। पीछे अति पिछड़ी जातियों के लोग सहम जाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे। और मुसलमान का ध्रुवीकरण होगा तो उसके बदले में हिंदुओं का ध्रुवीकरण भी होगा। और आपको 2-3 बात बिहार में बिल्कुल स्पष्ट थी, मतलब बच्चा भी बता सकता है। नंबर एक, जंगल राज की बात बार बार की जाती है, आपको कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे जंगल राज का जो दाग है, सच्चा है या झूठा है, वो धुले।
नंबर 2, मुस्लिम यादव के अलावा उसी तरह की प्रतिबद्ध एक व्यापक अति पिछड़े के गठबंधन में आपको लाना है, जो कि लालू प्रसाद यादव का गठबंधन था। लालू प्रसाद यादव ने 90 के दशक में जिन लोगों को जोड़ा, वो बिहार जी का गरीब गुरबा था, तमाम जातियों का हाशिए पे, तमाम हाशियाग्रस्त पिछड़े लोग थे, उनको जोड़ा था, दलित को जोड़ा था लालू प्रसाद यादव ने। उसे आपको जोड़ने की जरूरत है, और आपको एक ऐसे विपक्ष के रूप में दिखने की जरूरत है जो बिहार के सामने नया सपना रख सके। क्या इन तीनों में से कोई भी काम बिहार के विपक्ष ने किया? सच बात है कि नहीं किया। जी, नहीं किया। एक और सवाल, और मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बंगाल की तो मैं आखिर में बात करूंगा, मैं जरा उत्तर प्रदेश आना चाह रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 1.25 साल है। 2027 की शुरुआत में ही इलेक्शन वहां है, ड्यू है। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश असली फाइनल है मोदी की ताकत का, मोदी का, बीजेपी का जो ये विस्तार हो रहा है उन सब का? और अगर उत्तर प्रदेश जीत लिया, मतलब मान लीजिए बंगाल भी किसी तरह से जीत लेते हैं, बिहार जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, बड़े बड़े राज्य जीत लिए, और उत्तर प्रदेश भी अगर जीता, तो फिर ये देश किस तरफ जा रहा है? क्या मैं सीधे तौर पे कहूं कि हम एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, एक तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, जहां बीजेपी के हाथ में सब कुछ होगा, लोकतंत्र भी मुट्ठी में ही होगा? अब वो उसमें वो और कितना दबा देते हैं मुट्ठी में, ये तो बात की बात है। उत्तर प्रदेश कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्रूशल है? मैंने बिहार चुनाव से पहले भी कहा था, बिहार चुनाव के बाद भी कहा था कि अगर आप बिहार चुनाव से आप पूरे देश के बारे में निष्कर्ष मत निकालिए, क्योंकि बिहार की एक बहुत विशिष्ट स्थिति है। बिहार में मैंने कहा था एनडीए पहले से आगे था, उसकी जीत का जो परिमाण है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सीटें आ गई हैं, लेकिन उसके आधार पे आप देश से निष्कर्ष न निकालिए। मैंने तब भी ये भी कहा था कि ये जो बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम में होगा, इससे मूड पे जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन वो वास्तव में संकेत नहीं है देश के। कल को बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी का एक हवा और ये सब बहुत ज्यादा बनेगा, जी हाँ। लेकिन बंगाल किसी भी मायने में बाकी देश के लिए संकेत नहीं। उत्तर प्रदेश है, और मैंने ओ, बार बार ये कहा है, 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव से लगभग ये स्पष्ट हो जाएगा कि देश में 2029 में क्या कोई गंभीर चुनाव होगा या नहीं होगा। उत्तर ओके। प्रदेश इसकी कसौटी है, क्योंकि दो चीजों में, एक तो उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी है लोकसभा चुनाव में, अगर उसको पलट लेती है बीजेपी, सही तरीके से, गलत तरीके से, दोनों चीजों को देखना होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है कि गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव को पलट लेती है, तब तो जैसे आपने कहा, उसके बाद तो इस देश में एक फेयर लोकतांत्रिक चुनाव की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। अगर सही तरीके से बीजेपी पलट लेती है तो जाहिर है बीजेपी का वर्चस्व ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि 29 में तो अब तो बीजेपी जीतने के रास्ते पे चल रही है, 29 के जी लिए भी। अगर बीजेपी हार जाती है उत्तर प्रदेश हारने के बाद इसका असर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पूरा जो हिंदी पट्टी है उसके उस ऊपर पर। इसका असर जरूर पड़ेगा। तो इसलिए सच, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा, उत्तर प्रदेश ही सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इन चारों को भी मैं उस लिहाज से इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता, क्योंकि बाकी देश का बैरोमीटर नहीं है चारों राज्य, उत्तर प्रदेश है वो बैरोमीटर। तो उत्तर प्रदेश पे बिल्कुल निगाह रखनी होगी। और एक बात मैं कह दूं, ये जो एसआईआर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसकी जो रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं, वो बता रही है कि कुछ गड़बड़ हो रही है उत्तर प्रदेश में एसआईआर में, एक बड़े पैमाने पर। और जिस तरह से ममता बनर्जी हर बूथ बूथ पे जाके एसआईआर के खिलाफ लड़ सकती है, वो क्षमता शायद अखिलेश में नहीं, उनके पास सरकार नहीं है, तो जाहिर है ब्यूरोक्रेसी को तो रोक नहीं सकते। और शायद उस तरह का काडर भी नहीं है जो कि हर बूथ पे खड़ा होकर उसका विरोध कर सकेगा। तो एसआईआर में उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसको लेके मेरे मन में बहुत शंका है, आशंका है, डर है। और मैं आप सब पत्रकार साथियों से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर में क्या हो रहा है और कितने नाम कटने की तैयारी चल रही है और कहां और किसका, इस पर जरा निगाह बना के रखिए। जी, एक चीज और आखिर में मैं चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप ना सिर्फ सेफोलॉजिस्ट हैं, ना पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप
पॉलिटिकल साइंस को जितनी बेहतरी से समझते हैं और समझाते हैं, आम लोगों को समझ में आती है, इसलिए लोग आपको सुनना चाहते हैं और खुलकर भी बोलते हैं आप। क्या अब अखिलेश यादव को डिसाइड करने देना चाहिए राहुल गांधी को कि भाई आप डिसाइड करिए, आप लीड पार्टनर हैं, कितनी सीटें आपको देनी हमें दे दीजिए, जो भी मुद्दे हैं आप डिसाइड करिए, आप बेहतर समझते हैं और वैसे भी कांग्रेस का बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं, क्या अब अखिलेश यादव को डिसीजन मेकिंग में रखना चाहिए आगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हर जगह झगड़े ही होते हैं। कांग्रेस का झगड़ा उद्धव ठाकरे से हो रहा है, फिर शरद पवार का हो रहा है, फिर तेजस्वी के साथ झगड़ा हो रहा है। क्या इस वक्त जो परिस्थितियां आप बता रहे हैं, कांग्रेस को एक फ्री हैंड अखिलेश यादव को दे देना चाहिए? ये जो झगड़ों की आपने बात की, मजे की बात है कि इस झगड़े में से अंत में किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता, हर कोई लूजर है उस झगड़े के बाद। वहां जी, बिहार में इसलिए मैं कह चर्चा रहा हूं, हो रही थी कि मैं कांग्रेस आपसे कह रहा हूं 60 कि सीट आप क्या ले कि सलाह देंगे कितनी ले। आप? मैंने एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि अगर महागठ ये जो इंडिया गठबंधन है, बतौर एक गठबंधन के अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता है जनता के सामने, अगर कोई एजेंडा लेके नहीं जाता है, तो ऐसे में उसके लिए जीतने की संभावना जितनी भी रही सही है, वो संभावना समाप्त हो जाती है उसके लिए। दो तरह के राज्य हैं, एक ऐसे राज्य जहां कांग्रेस लीड पार्टी है, और दूसरे वो राज्य जहां कांग्रेस एक सेकेंडरी पार्टी। आसाम है जहां कांग्रेस लीड पार्टी है, छोटी छोटी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, और बिहार जैसा राज्य है, तमिलनाडु जैसा राज्य है, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जहां कांग्रेस लीड नहीं है, बहुत ही सेकेंडरी पार्टनर के रूप में। मुझे लगता है कि बीजेपी से मुकाबला करने में कांग्रेस की एक विशेष भूमिका है इस देश में, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास अनेक राज्यों में इस वक्त एक अपना फुटप्रिंट है, बाकी सब एक एक राज्य की पार्टी। चूंकि कांग्रेस का विशेष महत्व और विशेष भूमिका है, इसलिए कांग्रेस की भूमिका ये होनी चाहिए कि जहां वो डोमिनेंट है, वहां कांग्रेस किसी तरह से बाकियों को एकोमोडेट करे। जैसे आसाम में कांग्रेस की जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है कि बाकियों को एकोमोडेट करे। जहां कांग्रेस सेकेंडरी है, वहां वैसे सामान्यतः तो जिम्मेवारी बड़ी पार्टी की होनी चाहिए, लेकिन चूंकि कांग्रेस राष्ट्रीय रूप से बड़ी है, क्योंकि लोकसभा में राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप के तकनीकी रूप से भी हैं और नेता विपक्ष की तरह देखे जा रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कांग्रेस की वहां भी नैतिक जिम्मेवारी है कि कांग्रेस अपनी जो बड़ी पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उसको कहे जाके आप लड़िए, हम आपके पीछे हैं। ओके। राहुल गांधी स्टालिन को फोन करे, आपका चुनाव है, आप लड़िए, बताइए मेरी पार्टी की तरफ से कोई प्रॉब्लम आए मुझे फोन कर देना, मैं सब ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये अखिलेश से कांग्रेस करें। को उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में करना चाहिए, और बंगाल में भी करना चाहिए, क्योंकि बंगाल में आपको याद है, बंगाल में लोकसभा में इनका समझौता नहीं हो पाया कांग्रेस और टीएमसी का, जिसकी कोई बहुत बुनियादी वजह नहीं थी अधीर रंजन चौधरी के सिवा, है ना? ये हो सकता जी। था। तो कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस को इस वक्त एक बड़ा दिल और बड़ी समझ बना के किसी तरह से इस इंडिया गठबंधन को बनाए रखना है, और ओके। बनाने के लिए आपको क्षेत्रीय स्तर पे बिल्कुल पार्टियों को देना चाहिए, अखिलेश को कहना चाहिए आपका चुनाव है, आप लड़िए, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे तो अखिलेश को भी एक महसूस होगा, हाँ भाई मैं लड़ सकता हूं। और इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस अपनी सीटें सरेंडर कर दे, लेकिन मतलब एक जो लड़ने का तरीका होता है ना, जी। बीजेपी ये सब तरीके जानती है, बीजेपी आपको ये कहना भी जानती है, फिर आपके बैंक अकाउंट को चेक करवाना भी जानती है, ईडी को भी भेजना जानती है। ये सब धंधे तो नहीं करेगी कांग्रेस, लेकिन जी। मतलब चुनाव लड़ने का इस वक्त इंडिया कोलिशन को बचा के रखना, और उसके लिए जरूरत हो तो अपना सर झुकाना, उसके लिए जरूरत हो तो झुकना। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्टूप टू कॉन्कर, आप झुक के जीतते हैं। ओके। कांग्रेस के लिए ये वक्त है ऐसा करने का। योगेन जी, काफी काफी बातें हो गई और समय का पता नहीं लगा, लेकिन दो तीन बातें बड़ी आपने प्रमुख तौर पे कही। एक तो आपने कहा कि जेडीयू बिहार में जो पार्टनर है बीजेपी के, इसके दिन अब गिनती के हैं। अमित शाह को डिसाइड करना है, टाइमिंग डिसाइड करनी है कि नीतीश कुमार को कब तक देखना है, कब तक नीतीश कुमार सक्रिय है तब तक जेडीयू है, उसके बाद जेडीयू विलय हो जाएगी, बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाएगी। ये बिहार के बारे में कह रहे हैं। बंगाल कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है,
कांटे की टक्कर है और ममता बनर्जी खुलकर लड़ भी रही हैं SIR के खिलाफ, कांटे की टक्कर है। लेकिन इनका ये कहना है कि साहब जो फाइनल होना है देश का, देश किधर जा रहा है, तानाशाही की तरफ जा रहा है, लोकतंत्र और चुनाव ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहेंगे 2029 में, ये डिसाइड करने जा रहा है इस देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के लिए वो सलाह दे रहे हैं योगेंद्र साहब कि भाई राहुल गांधी खुद अखिलेश को फोन करें, कहें भाई जो आपको डिसाइड करना है आप डिसाइड करिए, हमारे लायक कोई मदद हो तो बताइए। अगर इस मोड में आते हैं और महाराष्ट्र और बिहार जैसे झगड़े आपस के नहीं होते तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हमें वो संभावना दिखती जहां से देश में मोदी और शाह पर ब्रेक लगाई जा सकती। ब्रेक लगाने का मौका उत्तर प्रदेश में आएगा। देखना है ब्रेक पैडल पे पैर होता है कि नहीं होता, ये देखना पड़ेगा। या कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह तार ही काट दें ब्रेक की, ये भी हो सकता है। बहरहाल योगेंद्र जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा, और आपने कम से कम इन अंधेरों में एक रोशनी दिखाने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ एक ही पॉइंट आखिर में कहूंगा कि अगर इंडिया अलायंस के लोग सुन रहे हैं, यूनिटी ही सबसे बड़ी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इस वक्त है। इंडिया अलायंस को चलाए रखिए, दिल बड़ा करिए, और इन्होंने कहा ना, झुक के जीतिए। ये एक मैसेज कांग्रेस के लिए। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।